रात करीब 10 बज रहे थे। पुलिस को फोन आता है कि एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में हॉस्पिटल में मौत हो गई है। अब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, उस व्यक्ति के मौत की जानकारी जुटाती है। तो पुलिस को जो जानकारी मिलती है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस को एक और कॉल आता है। पुलिस जब फोन रिसीव करती है तो पता चलता है कि एक शैफनी गांव के पास सड़क के किनारे एक महिला की गर्दन कटी लाश मिली हुई है। अब पुलिस के पास एक ही साथ दो दो केस थे और दोनों केस को पुलिस को सुलझाना था। अब पुलिस उधर उस संदिग्ध हालत में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल जारी रखती है। अब पुलिस थाने में कुछ लोग उस व्यक्ति की मौत की जांच कर रहे थे, तो कुछ लोग पहुंचते हैं उस सिर कटी गर्दन जो रहती है महिला की उसके पास। जब उसके पास पहुंचते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, शिनाख्त करते हैं, तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी फोटो को हर थाने में भेज देती है। तभी कुछ देर बाद पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि यह जो महिला है इसका नाम मंजू है और मंजू कुछ ही दिनों पहले घर से किसी लड़के के साथ फरार हो गई थी। और जब उस लड़की की मंजू की जब शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस अब लड़के के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि यह जो लड़का जिसकी मौत हुई है संदिग्ध हालत में, इस लड़के का भी इस सिर कटी गर्दन वाली महिला के साथ संबंध है। अब दोनों केस को एक साथ पुलिस जोड़कर देखने लगती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। आज कहानी उसी व्यक्ति और उस महिला और एक मकान मालकिन और उनकी बेटी की कहानी है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर की। रामपुर में एक थाना लगता है शाहबाद थाना। शाहबाद थाना के अंतर्गत 10 मई की रात करीब 10 बज रहे थे। कुछ लोग हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष रहता है उसे लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। अब डॉक्टर बताते हैं कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। अब डॉक्टर साहब फौरन ही उस व्यक्ति को देखते हुए पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसे जहर दिया गया है, जहर खाने से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह व्यक्ति सुभाष जो कि रामपुर शहर का ही रहने वाला है और एक शाहबाद थाना कॉलोनी में वो एक किराए पर रहता था, किराए के कमरे पर रहता था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जिसके घर किराए पर रहता था उनकी मालकिन का नाम था शकीलन। शकीलन से पूछताछ होती है तो शकीलन टूट जाती है और एक ऐसी हकीकत बताती हैं कि पुलिस अभी उसकी हकीकत जान अभी जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी अगले दिन सुबह करीब 7 बज रहे थे, यानी कि 11 मई, और सुबह एक पुलिस के पास फोन आता है कि एक महिला की सिर कटी लाश मिली है। अब जैसे ही पुलिस उस महिला की बॉडी के पास पहुंचती है, बॉडी बिल्कुल नई रहती है। 22 से 24 साल की एक लड़की की बॉडी रहती है। पुलिस उसकी शिनाख्त करती है लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए जब भेज देती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस महिला के शरीर में कई बार किसी धारीदार हथियार से वार किए गए थे और बाद में गर्दन को काट दिया गया था। अब एक बेहद ही सनसनीखेज कहानी। अब पुलिस को पर्दा उठाना था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, उस महिला की फोटो खींचकर कई थानों में भेजती है। अब कई थानों में भेजती है, थानों में से जांच पड़ताल होती है। तभी पता चलता है कि यह जो महिला है इसका नाम मंजू है और यह अपने घर से कुछ दिन पहले किसी लड़के के साथ फरार हो गई थी। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भिलाई थाने में दर्ज कराई गई है। अब पुलिस जिस व्यक्ति के साथ वह लड़की मंजू फरार हुई थी
उसकी भी फोटो आती है तो पता चलता है कि यह मरने वाला जो व्यक्ति है यह वही व्यक्ति है और यह जब महिला है इसी के साथ इस व्यक्ति का प्रेम संबंध है। अब दोनों का जब पुलिस खुलासा करती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति रहता है। खुलासे के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल जो सुभाष रहता है वह मुरादाबाद के पास का रहने वाला होता है और वह अपने घर से अपने माता पिता से नाराज होकर कुछ दिनों के लिए शहर जाता है कमाने के लिए। शाहबाद थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी में वह एक किराए का मकान लेता है। किराए का मकान लेने के बाद अब वहां रहने लगता है। जो मालकिन रहती है शकीलन, जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती हैं। कुछ दिन और गुजरता है। एक दिन वह कमरे पर दूसरी मंजिल पर अकेला रहता है। तभी मालकिन शकीलन उसके कमरे में जाती हैं और उससे बातचीत करने लगती हैं। बातचीत करते हुए उससे पूछती हैं कि आखिर तुम क्या करते हो। बताता है कि मैं घर से नाराज होकर निकला हूं और मुझे यहाँ काम की तलाश है, काम की तलाश में हूं, अभी कोई काम पसंद नहीं आ रहा है। शकीलन कहती है मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। सुभाष कहता है कि मुझे क्या करना होगा। शकीलन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम्हें मेरे साथ समय देना होगा। देखते ही देखते शकीलन अपने शरीर के एक एक कपड़े निकालने लगती है और सुभाष देखकर हैरान रहता है कि उसकी मकान मालकिन बिल्कुल कपड़े निकाल नग्न अवस्था में सामने खड़ी हो जाती है और वह अपने साथ जिद करने लगती है कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब वह जबरदस्ती करने लगती है सुभाष के साथ। सुभाष मना करता है तो वह कहती है कि मैं अभी शोर मचाऊंगी और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम समझ सकते हो। अब अपने मकान मालकिन के साथ सुभाष शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कुछ देर बाद शकीलन मकान मालकिन अपने कमरे में नीचे जाती है। उनकी दो बेटियां रहती है। एक का नाम नूरी रहता है जो कि छोटी बेटी रहती है, एक का नाम रुखसाना रहता है जो कि बड़ी बेटी रहती है। एक की उम्र 19 साल रहती है, एक की उम्र 20 साल रहती है। दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो कॉलेज में पढ़ाई के लिए चली जाती हैं। तभी सुभाष भी अपने काम की तलाश में निकलता है। इधर शकीलन किसी से बात करती है और बात कर उसे बताती है कि वह कपड़ा व्यापारी है, उसके पास चला जाए, उसे काम मिल जाएगा। अब इधर सुभाष कपड़ा व्यापारी के पास जाता है, काम करने लगता है, ठीक ठाक पैसे मिलने लगते हैं। करीब कुछ दिन और गुजरता है। फिर से रात में जब 11 बज रहे थे, बच्चे सो गए थे, तो शकीलन फिर से उस किराएदार के कमरे में जाती है। कमरा खोलने के बाद वह फिर से उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत करते करते सुभाष के साथ फिर शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब सुभाष की प्रतिदिन की यह आदत हो जाती है, जब भी मकान मालकिन का मन करता वह सुभाष के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती थी। कुछ दिन और गुजरता है। सुभाष फोन पर बैठकर बातें कर रहा था। घर पर बात करने के बाद फिर फोन खोलता है। जब खाली वक्त रहता तो वो चैटिंग करता, सोशल मीडिया यूज करता। तभी उसे सोशल मीडिया पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मंजू रहता है। मंजू से वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है मंजू को और मंजू से बातें करने लगता है। अब मंजू भी सामने बेहद ही हैंडसम लड़का देख उससे वह चैट करने लगती है, बातचीत करने लगती है। अब बातचीत धीरे धीरे बढ़ती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दरअसल मंजू भी रामपुर की ही रहने वाली होती है। बिलाई थाने के अंतर्गत उसका घर आता है। अब इसी दौरान दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रात में करीब फरवरी का महीना रहता है, 17 से 18 फरवरी के आसपास, जब सुभाष रात को सो रहा था, तभी मकान मालकिन शकीलन उसके कमरे में जाती हैं और उससे कहती है कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे जितना चाहो जी भर के प्यार दो। अब सुभाष अपने मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तभी उसकी छोटी बेटी नूरी उठती है और देखती है कि उसकी माँ कमरे में नहीं है। आसपास तलाश करती है तो माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। तो टहलते हुए छत पर किराएदार के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि कमरे के बाहर माँ का चप्पल पड़ा हुआ है और अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं।
आवाज़ों को ध्यान से वह सुनती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी माँ किराएदार के साथ कमरे में अंदर है। अब वहाँ से वह चली आती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो अपनी माँ को कहती है कि आज मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, उसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आज सुभाष से तुम कह दो माँ, और मैं सुभाष के साथ ही मार्केट जाना चाहती हूँ। अब जो शकीलन रहती है वह सुभाष से कहती है कि आज तुम मेरी बेटी को लेकर नूरी को मार्केट चले जाओ और वहीं से कॉलेज छोड़ देना, फिर तुम अपने काम पे चले जाना। अब वह नूरी को लेता है और लेकर जैसे ही गांव के बाहर आगे बढ़ता है, नूरी उसे कस के पकड़ लेती है। अब जैसे ही कस के नूरी उसको पकड़ लेती है तो वह हैरान रह जाता है। वह गाड़ी रोकता है, पूछता है कि ये क्या कर रही हो। नूरी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिस दिन से तुम कमरे पर आए हो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। अब यह बात सुन सुभाष कहता है कि ऐसा क्या है, मैं किसी और को मोहब्बत करता हूँ। लड़की कहती है ऐसा नहीं है, जब से तुम आए हो मैं देखती हूँ कि तुम अकेले ही हो, ना किसी से बात करते हो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात मैंने तुम्हें अपनी माँ के साथ देखा था। अब जैसे ही यह बात सुभाष सुनता हुआ सन्न रह जाता है। वह कहता है कि अच्छा तुम क्या चाहती हो? नूरी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जी भर के प्यार करो और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करो, वरना मैं किसी से तुम्हारी सारी बात बता दूंगी। अब सुभाष सन्न रह जाता है, डर जाता है कि कहीं नूरी किसी और से अपनी माँ की बात कह दी तो उसकी बदनामी भी होगी और शायद जेल भी हो सकती है। अब वह आए दिन जब भी उसकी माँ कमरे पर सोती रहती या फिर कहीं बाहर जाती तो नूरी अब सुभाष के कमरे पर जाकर उसके साथ बैठकर बातें करती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती। एक कुछ दिन और गुजरता है। अब नूरी एक दिन देखती है कि उसकी माँ बाहर गई हुई है किसी काम से। संडे का दिन रहता है, काम नहीं रहता है, दुकान वगैरह बंद रहती है, तो सुभाष अपने कमरे पर ही रहता है। अब नूरी करीब 10 बज रहे थे, पहुंचती है सुभाष के कमरे पर और पहुंचने के बाद सुभाष से बातचीत करने लगती है और फिर अपने एक एक कपड़े निकालकर सुभाष के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर होती है और सुभाष भी मजबूर हो जाता है और फिर से वह नूरी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। तभी जो बड़ी बहन रहती है रुखसाना, वह उठती है, घूमती टहलती है तो देखती है कि उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी अपनी बहन को ढूंढते हुए छत पर जाती है तो देखती है कि उसकी बहन किराएदार के कमरे में है। उसको महसूस होता है कि अंदर उसकी बहन है। बाहर चप्पलें पड़ी होती है तो सब कुछ समझ जाती है। अब वो उसी छत पर अपने बहन के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही नूरी बाहर निकल कर जाती है तो रुखसाना देखती है कि नूरी उसके कमरे से अव्यवस्थित हालत में बाहर निकल के जा रही है। बिखरे हुए बाल थे, शरीर पर ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वैसे ही नूरी की नज़र अपने बहन पर पड़ती है तो शर्मा जाती है और नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद सुभाष के पास रुखसाना जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे? तो वह कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ। अब रुखसाना भी बातों में उसे चाहने लगती है। अब दोनों बहन एक ही व्यक्ति को प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन और गुजरता है। जो व्यक्ति रहता है सुभाष, सुभाष अपनी प्रेमिका मंजू से मिलने के लिए उसके गांव जाता है। उससे मिलता है और मिलने के बाद अब मंजू को भी रहा नहीं जा रहा था। मंजू सुभाष से कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब इस पर सुभाष सोचता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। अब धीरे धीरे रुखसाना, नूरी और शकीलन के रिश्ते को करीब 5 साल बीत चुके थे। 5 साल बीतने के बाद अब नूरी पूरी तरह से उस व्यक्ति को चाहने लगी थी, उससे शादी करना चाहती थी। अब यह बात वो अपने माँ से भी कहती है कि माँ, मैं सुभाष को बहुत प्यार करती हूँ और मैं सुभाष के साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। इस पर उसकी माँ को कोई एतराज़ नहीं था। वो कहती है ठीक है, अगर सुभाष को मंजूर है तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। लेकिन सुभाष से अभी कोई शादी के बारे में बातचीत नहीं हुई थी। सुभाष सिर्फ उस अपनी मालकिन और नूरी के जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कुछ दिन और गुजरता है। वह बिना बताए मालकिन को काम पर जाता है और वहां से
वह भिलाई थाने के अंतर्गत एक क्षेत्र में जाता है। वहां जाकर मंजू को फोन करता है और मिलने के लिए बाहर बुलाता है। मंजू सारे सामान लेकर, अपने कपड़े वगैरह लेकर वहां तैयार रहती है। वह वहां से लेकर निकल आता है रामपुर, जिस मालकिन के घर वह रहता था। वहां वह लेकर आता है और अगले ही दिन जाकर मंजू के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। अब जैसे ही मंजू के घर वालों को पता चलता है कि उसकी बेटी घर से गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा है, वह कहाँ है, तो वह उसके दोस्तों के पास फोन करते हैं, रिश्तेदारियों में फोन करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब उसके घर वाले परेशान होते हैं। परेशान होकर भिलाई थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, 2-4 रोज अभी हुए थे। तभी अब जो शकीलन रहती है उसे पता चलता है कि सुभाष के साथ जो ये लड़की आई है, इसकी उससे शादी हो चुकी है, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब शकीलन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उधर नूरी को भी पता चल जाता है। नूरी का भी रो रो कर बुरा हाल रहता है कि सुभाष को इतना प्यार करती है। 5 साल से वह अपने जिस्म को उसके हवाले कर चुकी थी और सुभाष ने बिना बताए एक शादी कर महिला को घर ले आया है। अब जैसे ही सुभाष काम के लिए बाहर जाता है, जब शाम को लौटता है तो वह अपनी पत्नी की तलाश करता है कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ है। तभी नूरी कहती है कि तुम्हारी पत्नी अंदर कमरे में बैठी हुई है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, रुको मैं कुछ दूध लेकर आती हूँ। नूरी जाती है, दूध लेकर आती है और दूध पिलाती है। दूध पिलाते ही सुभाष की हालत बेहद बिगड़ जाती है। अब सुभाष की हालत बेहद बिगड़ जाती है तो उसके घर में एक उसका भाई भी रहता है, बबलू। बबलू उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है, मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल में। जब वहाँ पहुँचता है तभी डॉक्टर इलाज करते हैं, तब देखते हैं उसकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान ही उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। अब उसको जहर दिया गया था। डॉक्टर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह किराएदार है, इसका नाम सुभाष है और यह शकीलन के घर किराए पर रहता है। अब पुलिस शकीलन को गिरफ्तार करती है। शक के आधार पर शकीलन से पूछताछ करती है तो शकीलन सारा मामला उजागर कर देती है। अभी पुलिस सुभाष की मौत की जांच पड़ताल कर रही थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। सुभाष के घर वालों को, सुभाष के पिता सोमपाल को फोन किया जाता है। सोमपाल पहुंचते हैं। तभी अगले ही दिन यानी कि 11 मई की सुबह सिर कटी लाश एक सैफई गांव के पास एक टोला पड़ता है, छितौनी महेश सराय, वहीं पर मंजू की लाश मिलती है। अब पुलिस को फोन जाता है। पुलिस मंजू के बॉडी को लेकर आती है और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दोनों मंजू और सुभाष ने कोर्ट मैरिज की है और मंजू के गुमशुदगी की रिपोर्ट भिलाई थाने में दर्ज कराई गई है। अब भिलाई थाने पर भी फोन कर इन्फॉर्म किया जाता है। अब वहां से मंजू के घर वालों को भी फोन किया जाता है, लेकिन मंजू के घर से कोई नहीं आता है। इधर सोमपाल सारी हकीकत बयां करते हैं। शादी के बाद सुभाष मंजू को लेकर एक रोज घर भी गया था, घर रहने के लिए, लेकिन सुभाष के पिता सोमपाल ने मना कर दिया था कि वह ऐसी शादी से खुश नहीं है। इस तरह की बहू को वह घर में नहीं रखना चाहते हैं जिससे समाज में उनकी बदनामी हो। तो वह मजबूर होकर अपनी पत्नी को लेकर मंजू को पहुंचता है शकीलन के घर, जहां वह किराए पे रहता था। और जब नूरी और शकीलन से पूछताछ पुलिस करती है तो दोनों बताते हैं कि वह उसकी माँ और नूरी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, शोषण करता था और नूरी उसको दिल दे बैठी थी, उसे शादी के सपने देखती थी। इस बीच कई बार नूरी के लिए रिश्ते आए, लेकिन नूरी ने मना कर दिया और नूरी बेवफाई का गम झेल नहीं पाई। उसे लगा कि सुभाष ने उसके साथ धोखा दिया है और उसने अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ मिलकर कैंची से कई बार एक के बाद एक मंजू के सीने पर, चेहरे पर, उसके गले पर वार किए, जिससे गला भी कट गया और फिर दूध में जहर मिलाकर सुभाष को भी मौत के घाट उतार दिया। अब जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है, माँ और दोनों बेटी, और साथ में बबलू को भी गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं जिस पर लोगों को यकीन नहीं होता है। आज की कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा और अब कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का पता भी जरूर लीजिएगा
चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें मेहदी हसन है दुबई से। मेहदी हसन जी, आप दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। जगदीश गोहिल जी हैं गुजरात से, सुनील चौधरी जी हैं बीकानेर राजस्थान से, मुकेश हैं एमपी रतलाम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।